Hello, good afternoon, all of you. In the pediatric portion, in the previous classes, we discussing about the congenital alteration regarding the children's in the gastrointestinal disorders. Next, today we continue with the same gastrointestinal disorders in the children's. The problems are the acquired alterations. ठीक है, मतलब जो अभी तक तो हमने कंजेनाइटल जो जीआई ट्रैक्ट से जो डिसऑर्डर्स है उनसे रिलेटेड हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कशन किया था. ठीक है, बट जो नेक्स्ट हेडिंग जो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, वो एक अक्वायर्ड जो अल्टरेशन है. ठीक है, मतलब आफ्टर द बर्थ की जो प्रॉब्लम्स होती है वो अराइज हो जाती है. ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम से रिलेटेड हम डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है, the next heading today we is going to be discussed, that is डायरिया. ठीक है, मतलब जो डायरिया वाली कंडीशन है उससे रिलेटेड हम जो चिल्ड्रंस के अंदर जो डायरिया वाली कंडीशन आफ्टर बर्थ जो कंडीशन अराइज होती है और वो एक्वायर्ड टाइप की है, तो उनसे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो इसी के अंदर भी फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कसिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन फेज. ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरियल कंडीशन इट इज एंड एक्वायर्ड. ठीक है, मीन्स ये बर्थ होने के बाद में जो एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स होता है. ठीक है, अच्छा जीआई ट्रैक्ट फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन. ठीक है, मीन्स जीआई ट्रैक्ट की जो ऑर्गन्स है उनकी कोई फिजियोलॉजी के अंदर अल्टरेशन आ जाता है. ठीक है, तो उनकी जो फंक्शनिंग जो एक्टिविटीज होती है उसके अंदर अल्टरेशन आना, तो वो किसी डायरियल कंडीशन के अंदर इंक्लूडेड होता है. ठीक है, तो डायरियल कंडीशन एक एक्वायर्ड जो जीआई ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन होता है. जीआई ट्रैक्ट के जो ऑर्गन्स है उनकी जो फिजियोलॉजी मतलब उनके जो फंक्शन के अंदर चेंज होने की वजह से एज कैरेक्टराइज्ड बाय द पासेस ऑफ द लूज वाटरी स्टूल. ठीक है, मीन्स जो स्टूल जो उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो खाने का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो नॉर्मल पर्सन के अंदर ऐसा होता है कि वो सेमी सॉलिड होता है, मतलब जो ना तो ज्यादा पूरी तरह से जो लिक्विड होता है और नहीं पूरी से जो हार्ड होता है. ठीक है, वो सेमी सॉलिड जो स्टूल होता है मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सेमी सॉलिड होता है, ना तो पूरा लिक्विड होता है और नहीं पूरा सॉलिड होता है, तो उस टाइप का होता है. ठीक है, बट इस डायरियल वाली कंडीशन के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो स्टूल होता है, जो खाने का जो वेस्ट प्रोडक्ट वो एकदम जो वाटरी स्टूल मतलब पानी के जैसा एकदम लूज तरीके से वो उसका एक्सक्रीशन उसके अंदर होता है. ठीक है, और वो भी कितने दिन तक, द मोर देन 3 times a day. ठीक है, दिन में 3 बार, मतलब बेसिकली नॉर्मली इतना जो रूटीन होता है कि बेबी वो 1 या 2 बार के अंदर जो वेस्ट एक्सक्रीशन करता है. ठीक है, बट इस कंडीशन के अंदर मोर देन 3 times. ठीक है, 3 बार से ज्यादा, और जो स्टूल निकलेगा वो भी वाटरी मतलब लूज टाइप का निकलता है. ठीक है, तो उस कंडीशन को जो डायरिया कंडीशन के नाम से जाना जाता है. ठीक है, मतलब डायरिया एक टाइप का एक्वायर्ड जीआई ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है. ठीक है, मतलब जीआई ट्रैक्ट के ऑर्गन्स की फिजियोलॉजी के अंदर कुछ अल्टरेशन हो जाता है. ठीक है, तो इस कंडीशन की वजह से जो स्टूल का जो कंसिस्टेंसी होती है मतलब जो स्टूल जैसा दिखता है वो सेमी सॉलिड होता है. ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर वाटरी लूज टाइप का जो स्टूल होता है उसके अंदर एक्सक्रीशन होता है और वो भी दिन में 3 बार से भी ज्यादा हो जाता है. ठीक है, तो वो कंडीशन डायरियल कंडीशन के अंदर इंक्लूडेड होता है. Okay, then next after the introduction phase regarding the diarrheal condition, that is the causes, means the positive agent which may arise the situation of the diarrhea. So causes are divided into the 3 subtypes. Here are the following factors which may arise the condition of the diarrhea. As the first one is the due to the pathogenic organism. ठीक है, means कोई भी pathogenic organism, means pathogenic organism it means that type of the organism which may possibility of the arising the any disease. ठीक है, मीन्स उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी या फिर उसकी जो पैथोजन ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आने की वजह से ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि वो डिजीज कंडीशन अराइज कर सकता है और उसी कंडीशन का इन्फेक्शन हो जाएगा, तो डायरियल सिचुएशन होती है वो अराइज हो सकती है. ठीक है, इसी के अंदर बहुत सारे जो बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन या फिर जो वायरल इन्फेक्शन, इन सब की वजह से भी जो प्रॉब्लम उसके अंदर अराइजेस हो सकती है. ठीक है,
ठीक है। देन नेक्स्ट ड्यू टू द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मीन्स जो पॉजिटिव एजेंट्स मतलब पॉजिटिव फैक्टर्स जो डायरियल वाली कंडीशन को अरेंज कर सकते हैं, तो वो बेसिकली 3 सब टाइप्स के अंदर हमने जो उसको डिवीजन किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट पोर्शन के अंदर हम डिस्कशन करेंगे ड्यू टू द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मीन्स ऐसा जो डिजीज कॉज करने वाले जो एक ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से जो इन्फेक्शन लग जाता है या फिर कोई डिजीज अराइज हो जाती है उस बेबी के अंदर, तो उसकी वजह से भी डायरियल वाली कंडीशन होती है वो अराइज हो सकती है, ठीक है। तो उसी के अंदर बहुत सारे जो बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है और कोई पैरासाइट भी उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो कौन कौन से जो बैक्टीरियल स्पीसीज के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो ऐसे कौन कौन से जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया के अंदर इंक्लूडेड होते हैं और वो डायरियल वाली कंडीशन होता है वो अराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर ई कोलाई, साल्मोनेला टाइफी एंड द विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। जो विब्रियो कॉलेरा, ई कोलाई, साल्मोनेला टाइफी, ये बहुत सारे से जो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है वो डायरियल वाली कंडीशन होता है वो अराइज कर सकते हैं, ठीक है। Then next, here are the examples of the virus, ठीक है, means these are the virus which may arise in disease condition and the symptoms characterized by the diarrhea, ठीक है, मतलब इस वायरस का इन्फेक्शन लगने की वजह से डायरियल वाला कंडीशन होता है वो अराइज हो जाता है, ठीक है। तो here are the virus as example, rotavirus, the adenovirus and the enterovirus, ठीक है। तो these virus are responsible for the arising the diarrheal condition, ठीक है। Then next one, the fungal causes, ठीक है, means these are the example of the fungal, ठीक है, means fungal नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो कंडीशन से अराइज कर सकता है डायरिया को, ठीक है। उसी के अंदर आएगा एग्जांपल कैंडिडा अल्बिगेंस, मीन्स जो कैंडिडा अल्बिगेंस नाम का जो एक फंगस है, ठीक है, उस फंगस का इन्फेक्शन यदि बेबी को लग जाता है तो इस कंडीशन की वजह से डायरिया का सिम्टम्स होता है वो अराइजेस हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, द पैरासाइट्स, ठीक है, पैरासाइट्स मीन्स ऐसे जो ऑर्गेनिज्म किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, मतलब पैरासाइट्स नाम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसी के अंदर जो इसके अंदर एग्जांपल है जियार्डिया और एंटमीबा हिस्टोलाइका, अमीबा हिस्टोलाइटिका और जियार्डिया। तो जियार्डिया और अमीबा नाम के जो तो पैरासाइटिक है, जो पैरासाइटिक जो मतलब पैरासाइट का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये जो जियार्डिया और अमीबा होता है तो उनका इन्फेक्शन यदि बेबी को लग जाता है, ठीक है, तो इस कंडीशन की वजह से भी डायरिया हो सकता है, ठीक है। तो these are the causes, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बेस्ड causes which may arise the diarrheal condition, means जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से डायरियल कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। तो अलग अलग जो ग्रुप्स के जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड द पैरासाइटिक which may arise the condition of the diarrhea. Okay, the next the 3 subtypes regarding the causes factor which may arise the diarrhea. In this we continue with the due to the individual host alteration. The next another subtypes which may arise the diarrhea condition, that is due to the individual host alteration, ठीक है, मीन्स सेकंड जो सब टाइप्स है इसके अंदर जो पॉजिटिव फैक्टर्स जो डायरियल कंडीशन को अराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर आएगा ड्यू टू द इंडिविजुअल होस्ट अल्टरेशन, ठीक है, मीन्स इस हेडिंग का मतलब ये होता है कि चिल्ड्रंस के खुद के अंदर, होस्ट का मतलब होता है कि इंडिविजुअल जो बेबी है, ठीक है, तो उस बेबी के अंदर खुद की जो बॉडी होती है उसके अंदर ही जो जीआई ट्रैक्ट का जो डिसऑर्डर्स होता है, मतलब ऐसी जो कंजेनिटल जो प्रॉब्लम्स उस इंडिविजुअल बेबी के अंदर ही ऑलरेडी बर्थ के टाइम से ही अवेलेबल यदि है तो उस कंडीशन की वजह से भी डायरिया होने का चांस उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। मीन्स इंडिविजुअल होस्ट का मतलब ये होता है कि जो खुद बेबी जो है
खुद बेबी के अंदर यदि कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, बर्थ के टाइम से यदि ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो उसी की वजह से अभी डायरिया होता है वो अराइजेस हो सकता है, ठीक है। तो आप मतलब ऐसा रिवाइज कीजिए कि इससे पहले जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कशन की, ठीक है, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जिसके अंदर डायरिया का सिम्टम्स होता है वो अराइजेस होता है, ठीक है। तो हियर्स आर द फैक्टर्स व्हिच में अराइजेस द डायरियल कंडीशन, मींस जो ऐसे जो फैक्टर्स या फिर जो इंडिविजुअल जो चिल्ड्रंस के अंदर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो डायरिया का सिम्टम्स होता है वो अराइजेस के अंदर करता है, ठीक है। जैसे कि एज एग्जांपल माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ठीक है, द माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम इट इज आल्सो इन द कंजेनिटल अल्टरेशंस, ठीक है, रिगार्डिंग द जीआई ट्रैक्ट, मतलब जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स जो अबनॉर्मलिटी उसके अंदर अवेलेबल रहती है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ठीक है। तो इस माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के अंदर भी जो डायरिया का सिम्टम्स होता है वो अराइजेस होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हिट्स-स्प्रंग्स डिसीज, ठीक है। तो हिट्स-स्प्रंग्स जो डिसीज हमने डिस्कशन की थी, तो इस कंडीशन के अंदर अभी डायरियल जो मेगाकोलोन मतलब इंटेस्टाइन होती है वो एनलार्जमेंट हो जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो पैरासिम्पेथेटिक जो गैंग्लियंस होता है उसके अंदर अवेलेबल नहीं होने की वजह से इंटेस्टाइन में वो एनलार्जमेंट हो जाती है, तो इस कंडीशन की वजह से भी डायरिया होने का चांस उसके अंदर होता है, ठीक है। Then next one the lactose intolerance, ठीक है, मतलब लैक्टोज नाम का जो डाइसैकेराइड जो हमने देखा था कि उसका इंटेक करने की वजह से जो फर्मेंटेशन हो जाता है और कंडीशन जो डायरिया वाली स्टेट अराइज हो जाती है, ठीक है। Then next one the induced susception, ठीक है, जो induced susception वाली कंडीशन जिसके अंदर जो टेलिस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन होती है वो एक दूसरे के अंदर जो मुड़ जाती है, अंदर की तरफ मुड़ने की वजह से प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है इंटेस्टाइन के अंदर, तो इस इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम की वजह से भी डायरिया वाला सिचुएशन होता है वो अराइज हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट सीलिएक डिजीज, ठीक है, जो सीलिएक नाम की जो एक मेटाबॉलिज्म जो जीआई ट्रैक्ट की जो डिसऑर्डर्स है, ठीक, जिसके अंदर प्रोडक्ट मतलब जैसे जो ग्लूटेन नाम का जो प्रोटीन होता है, तो ग्लूटेन नाम का प्रोटीन वाला जो कंटेंट यदि बेबी खा लेता है तो ऐसा जो मेटाबॉलिक जो प्रॉब्लम वाली जो डिजीज उसके अंदर भी डायरिया वाली सिचुएशन अराइज हो सकती है, ठीक है। तो ये हेडिंग द सब टाइप्स के अंदर सेकंड टाइप कि ड्यू टू द इंडिविजुअल होस्ट अल्टरेशन, ठीक है, मींस इंडिविजुअल जो बेबी सेल्फ जो बेबी होस्ट है मतलब जो खुद बेबी है उसके बॉडी के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से भी डायरिया हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे जो अल्टरेशंस होती है तो जिनकी वजह से भी बेबी के अंदर डायरिया कंडीशन अराइज हो सकती है। Okay, then next one, the last subtypes of the causes factors which may arise the diarrheal condition, that is due to the environmental factors, ठीक है, मतलब environmental जो factors मीन्स जो उसके बेबी का जो सराउंडिंग मीन्स बेबी का बर्थ होने के बाद में जिस प्लेस के ऊपर जिस सराउंडिंग के अंदर वो रहता है, ठीक है, तो उस सराउंडिंग एनवायरमेंट के अंदर कुछ डिफेक्ट या फिर कुछ अल्टरेशन होने की वजह से जो डायरिया कंडीशन होती है वो कैसे अराइज हो जाती है, ठीक है। तो उस एनवायरमेंट के अंदर कुछ डिफेक्ट होने की वजह से बेबी के अंदर डायरिया होता है, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि अनहाइजीन एनवायरमेंट, ठीक है, मीन्स बेबी का जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है, ठीक है, वो यदि अनहाइजीनिक है, ठीक है, तो यदि उस जगह के ऊपर साफ सफाई यदि नहीं होगी तो इनडायरेक्टली साफ सफाई नहीं होगी तो उसी जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा रहेंगे, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे तो उस बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, और इन्फेक्शन यदि बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है, तो वो डायरिया का सिम्टम्स होता है वो अराइजेस कर सकता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो अनहाइजीनिक सिचुएशन होने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन की वजह से भी डायरियल सिचुएशन होती है वो एट लास्ट के अंदर अराइज हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आएगा अनहाइजीनिक जो बिना साफ सफाई वाला जो एनवायरमेंट होता है उसकी वजह से भी डायरियल कंडीशन होते हैं वो अराइज हो जाती है, ठीक है। स्लम्स एरिया एंड पॉल्यूशन मीन्स ज्यादा
पॉल्यूशन मतलब ज्यादा जो एरिया एयर पॉल्यूशन का हो रहा है, नॉइस पॉल्यूशन, या फिर जो बेसिकली जो वाटर पॉल्यूशन वगैरह होता है, तो पॉल्यूशन वाला जो एरिया होता है, ठीक है, हवा की तरह कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि उसके इनहेल कर देगा तो वो ब्लड के कांटेक्ट में आने की वजह से भी डायरियल कंडीशन कर सकता है। पॉल्यूटेड वाटर का यदि उसका एब्जॉर्प्शन करेगा, मतलब उसको वो इंजेस्ट करेगा, तो उसकी वजह से भी डायरियल कंडीशन उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। या फिर स्लम्स एरिया से, ठीक है, स्लम्स एरिया का मतलब होता है कि वो जो खराब इलाका, ठीक है, मतलब जो बस्ती वाला इलाका है, मतलब जो खराब, जो छोटी छोटी जो खराब बस्तियां होती है, ठीक है, तो उस बस्ती के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ के अंदर रहते हैं, ठीक है, और ग्रुप के अंदर रहने की वजह से और उनका घर के अंदर जो आसपास का जो सराउंडिंग एनवायरमेंट होता है वो क्लीन नहीं होता, ठीक है, हाइजीन होता है उसके अंदर मेंटेन नहीं होती। मतलब स्लम्स का मतलब होता है कि झुग्गी बस्तियां, मतलब छोटे छोटे जो बड़ी सिटीज के अंदर देखें कि जो मार्केट का जो एरिया होता है, बट जो पुअर पीपल्स की जो सोसाइटी होती है वो एक ही जगह के ऊपर रहते हैं, ठीक है, तो उनके पास में यदि नाला भी जा रहा होता है, इधर जो हवा होती है वो भी पॉल्यूटेड नहीं होती है, आसपास में कचरा हुआ भरा हुआ रहता है, ठीक है, और कीचड़ वगैरह भी उस जगह के ऊपर ज्यादा होता है, तो उनके पास में उनका घर होता है, घर के अंदर भी इधर उधर जो हाउस मक्खी वगैरह उड़ रही है, ठीक है, अगर आसपास में उसको सफाई वगैरह नहीं है, पानी पीने का अच्छा नहीं है, फूड का हाइजीन अच्छे से नहीं है, तो ये सब जो झुग्गी बस्तियां होती है, तो उस बस्ती के अंदर भी जो ऐसी एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है, इसकी वजह से भी इनडायरेक्टली लास्ट के अंदर डायरियल वाली सिचुएशन होती है वो अराइज हो जाती है, ठीक है। Then next one, the intake of the polluted water, ठीक है, मीन्स पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन किस टाइप का भी हो सकता है, तो बेसिकली जो वाटर पॉल्यूशन होता है, मतलब जो पॉल्यूटेड वाटर यदि वो इंजेस्ट करता है, तो इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो डायरियल कंडीशन मेनली अराइज हो जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, द सीजनल वेरिएशन, ठीक है, बहुत बेबी बर्थ होने के बाद में सीजनल का वेरिएशन होने की वजह से, सीजनल का जो चेंजेस की वजह से भी जो उसके जीआई ऑर्गन्स को सेटलमेंट होने के लिए जो टाइम लगता है, तो उसकी वजह से भी डायरियल कंडीशन, उसका मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड एज कंपेरिजन सीजन के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। देन नेक्स्ट, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है, मीन्स कोई भी उसको बर्थ के टाइम से यदि कंजेनिटल प्रॉब्लम अवेलेबल है, कुछ एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह भी, पुअर हेल्थ फैसिलिटी की वजह से भी सिम्टम्स है वो होल्ड नहीं किए जाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर, मतलब डायरिया वाली कंडीशन उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, द फूड पॉइजनिंग, ठीक है, बेबी जो एज के थोड़ा एज के अंदर है, ठीक है, जो इन्फेंट से आगे तो टॉडलर एज के अंदर है, प्री स्कॉलर एज का जो चिल्ड्रन है, वो फूड मतलब ऐसे जो सेमी सॉलिड या फिर जो न्यूट्रिटिव डाइट होती है, मिल्क के बेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, जो मिल्क के अलावा किसी और फूड प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो फूड प्रोडक्ट यदि कोई रोटन फूड, मतलब उनको बासी खाना होता है, जो बासी खाना होता है, फ्रेश खाना होता है वो नहीं खाता है, यदि वो पड़ा हुआ जो खाना यदि खा लेता है, जंक फूड्स खा लेता है, अदर इन्फेक्टेड जो फूड होता है यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कांटेक्ट के अंदर है, और वैसा प्रोडक्ट यदि वो खा लेता है, तो इनडायरेक्टली फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और उसका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अल्टरेशन होने की वजह से एट लास्ट के अंदर डायरियल कंडीशन उसके अंदर अराइज हो जाती है, ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग की वजह से भी डायरिया वाली कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। Okay, so this is the last one factors due to the environmental factors which may arise the diarrheal condition. Then next one, the after the introduction phases and the causative factors which may arise the diarrheal condition. The next heading, that is the types or the classification of the डायरिया, ठीक है, मीन्स डायरिया को हम अलग अलग वेरिएशंस के अकॉर्डिंग उसको टाइप्स के अंदर उसको डिवीजन किया गया है, ठीक है, तो अलग अलग बेसमेंट के ऊपर अलग अलग उसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट बेसमेंट आता है एज अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी बेसमेंट, ठीक है, मीन्स जो कितनी उसकी जो फ्रीक्वेंसी कैसी है, ठीक है, मतलब किस टाइप का जो डायरिया की उसकी
फ्रीक्वेंसी कैसी है, तो उसकी जो सीवियरिटी के बेस के ऊपर उसको 3 टाइप्स के अंदर उसको डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो पहला जो डायरिया को क्लासिफाई करने का जो क्राइटेरिया है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ द सीवियरिटी, ठीक है। मीन्स जो डायरिया कंडीशन होने का जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी मतलब उसका जो स्टेज कैसा है, ठीक है, मतलब उसका जो क्या किस टाइप का जो डायरिया का जो सिचुएशन है वो कितना लेवल का है, ठीक है। तो उसी के अंदर आएगा माइल्ड, मॉडरेट एंड द सीवियर डायरिया, ठीक है। मतलब माइल्ड डायरिया के अंदर क्या होगा कि बॉडी के अंदर से 2% फ्लूइड का लॉस होता है, मतलब 2% बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका 2% लॉस होता है, और जो बेबी होता है वो 3 से 5 बार दिन के अंदर स्टूल पास आउट करता है, ठीक है। मीन्स माइल्ड लेवल का जो डायरिया होता है उसके अंदर बेबी के अंदर से फ्लूइड होता है वो 2% उसका फ्लूइड का लॉस होता है, और वो दिन के अंदर 3 से 5 बार वो स्टूल पास आउट करने के लैट्रिन के बाथरूम के लिए वो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट उससे हायर और कंडीशन होती है मॉडरेट डायरिया, ठीक है। मॉडरेट डायरिया का इट मीन्स कि 6% फ्लूइड लॉस उसके अंदर होता है, 6% उसका फ्लूइड लॉस होता है, और 6% फ्लूइड लॉस होने के साथ साथ में वो 6 to 8 टाइम्स मतलब दिन के अंदर 6 से 8 बार तक वो स्टूल पास आउट मतलब लैट्रिन होता है वो करता है, ठीक है। मतलब 6 से 8 बार का यदि टाइम के अंदर डायरियल वाला कंडीशन उसके अंदर अराइज होती है तो वो माइल्ड टाइप का जो मॉडरेट टाइप का जो डायरिया होता है, ठीक है। मतलब इस मॉडरेट टाइप के डायरिया के अंदर जो फ्लूइड का लॉस होता है वो 6% होता है, और उसके अंदर जो बेबी होता है वो दिन में 6 से 8 बार वो स्टूल पास आउट करने के लिए जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट सीवियर डायरिया, ठीक है। सीवियर डायरिया का मतलब ये बहुत जो हाई स्टेज का जो फ्रीक्वेंसी का डायरिया होता है, इसके अंदर बेबी के अंदर से 10% फ्लूइड का लॉस होता है, ठीक है। मतलब 10% उसका फ्लूइड का लॉस होता है, और स्टूल पास करने के लिए वो 10 से 12 बार दिन के अंदर जाता है। मतलब एक दिन के अंदर वो 10 से 12 बार बाथरूम के लिए स्टूल पास आउट करता है, ठीक है। मतलब बाथरूम के लिए यदि जा सकता है तो वो बाथरूम के लिए जाएगा, वरना 10 से बेड के ऊपर भी 10 से 12 बार वो स्टूल होता है वो पास आउट करता है। और इसके अंदर जो स्टूल होगा वो कैसा होगा, वाटरी टाइप, मतलब पानी के जैसा पूरा लिक्विड होगा, और जो उसके जो बहुत ही लूज उसकी उसके कंसिस्टेंसी उसके अंदर होती है, और वो ऐसा का ऐसा स्टूल दिन में 10 से 12 बार होता है वो करता है। तो वो अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी के बेसमेंट के ऊपर 3 टाइप्स के अंदर डायरिया को डिवीजन उसका किया गया है। ओके, और देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द डायरिया जो क्राइटेरिया के अंदर आता है एज अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन बेसमेंट, ठीक है। मतलब इससे पहले जो डायरिया को जो हमने क्लासिफाई किया था एज अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी बेसमेंट, मतलब उसका जो स्टेज उसका जो लेवल मतलब जो डायरिया का जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो सीवियरिटी किस बेस की है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको 3 टाइप्स के अंदर उसको डिवीजन किया है ऑन द बेसिस ऑफ द सीवियरिटी। देन नेक्स्ट जो क्राइटेरिया उसका टाइप्स का या फिर उसको क्लासिफाई करने का जो क्राइटेरिया एज अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन बेसमेंट, मतलब उसके ड्यूरेशन के बेस के ऊपर, मतलब ड्यूरेशन का मतलब होता है कि कितने टाइम पीरियड तक, ठीक है। मतलब अप्रोक्स टाइम पीरियड तक वो कितने टाइम तक डायरिया होता है वो रहता है, ठीक है। फिर डायरियल कंडीशन है वो कितने टाइम तक वो डायरियल कंडीशन उस बेबी के अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। या फिर ऐसी कंडीशन जैसे कि डायरियल कंडीशन होता है वो सडनली उसके अंदर दिखने लग जाता है, ठीक है। थोड़े टाइम पीरियड तक ऐसा नहीं कि दौड़ा इस कंडीशन के अंदर फिर वापस जो अब नॉर्मल हुआ फिर वापस डायरियल कंडीशन के अंदर डायरेक्टली, बट ऐसी कभी कभी सिचुएशन होती है कि डायरेक्टली हायर स्टेज के अंदर भी ऑन द स्पॉट हायर कंडीशन के अंदर भी स्टार्ट हो जाता है डायरिया, ठीक है। मीन्स जैसा देखिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि डायरियल कंडीशन है पहले माइल्ड लेवल की होती है, फिर मॉडरेट लेवल की होती है, एंड देन लास्ट के अंदर सीवियर टाइप की हो जाती है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा शॉर्ट जो टाइम पीरियड देती है कि इतना इस टाइम से लेकर इस टाइम के अंदर बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद में हायर स्टेज के अंदर आती है, ठीक है। एज कोई डिजीज है कि पहले थोड़ा नॉर्मल सा चेंजेस होता है, फिर थोड़ा अबनॉर्मल होता है, और बाद में
सीवियरिटी प्रॉब्लम होती, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है कि एक ही साथ के अंदर डायरेक्टली वो सीवियर लेवल का ही उसके अंदर डायरिया कंडीशन हो जाती है। तो ये टाइम पीरियड का जो इंटरवल है, इस टाइम पीरियड के इंटरवल के अकॉर्डिंग उसको मतलब डायरिया को डिवीजन किया गया एज अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन बेसमेंट, ठीक है। तो ड्यूरेशन के बेसमेंट के ऊपर उसको डिवीजन करते हैं। फर्स्ट वन द एक्यूट डायरिया, ठीक है। तो वर्ड एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है। मतलब इस कंडीशन के अंदर बेबी के अंदर डायरिया तो होगा, ठीक है, पर वो डायरिया वाली कंडीशन उस बेबी के अंदर कितने टाइम पीरियड तक रहेगी, कम टाइम पीरियड तक, ठीक है। मतलब उसका जो डायरिया वाली सिचुएशन उसके अंदर रहेगी वो थोड़े टाइम पीरियड तक ही रहेगी। और बट इस कंडीशन के अंदर कि वो डायरियल वाली कंडीशन वो जल्दी से मतलब ऑन द स्पॉट मतलब जो सडनली उसके अंदर हाई स्टेज के अंदर भी अवेलेबल हो जाती है। मतलब एक ही टाइम का थोड़े टाइम पीरियड के अंदर बहुत ही सीवियर टाइप का डायरिया होता है, बट जो डायरिया होगा वो कम टाइम पीरियड तक होता है। तो ऐसे डायरिया को एक्यूट डायरिया मतलब द डायरिया कंडीशन फॉर द शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन बट अराइज सो क्विकली। मतलब इसके अंदर जो डायरिया होता है वो शॉर्ट टाइम पीरियड तक होता है, बट जो इसकी जो सीवियरिटी होती है वो एक ही टाइम की बहुत ही हाई लेवल की होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट सेकंड टाइम दैट इज क्रोनिक डायरिया, ठीक है। तो क्रोनिक डायरियल कंडीशन फॉर मोर देन 3 वीक मीन्स ऐसा उसका जो डायरियल कंडीशन वो थोड़े लंबे टाइम पीरियड तक यदि चलती है, ठीक है। तो लंबे टाइम पीरियड तक डायरियल कंडीशन बेबी के अंदर अवेलेबल रहती है, तो इसी कंडीशन को हम जो क्रोनिक टाइप का डायरिया बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो बेसमेंट के ऊपर क्लासिफिकेशन के थर्ड टाइप आता है प्रोग्रेसिव डायरिया। प्रोग्रेसिव डायरिया का मतलब द डायरियल कंडीशन कंटिन्यू विद 1 to 2 वीक। मतलब ऐसा जो शॉर्ट टाइम पीरियड का डायरिया होता है जो 1 से 2 वीक तक चलता है, ठीक है। तो 1 से 2 वीक तक चलने वाला जो डायरिया होता है, तो इस डायरिया को होता है वो मतलब ऑटोमेटिक शॉर्ट टाइम पीरियड तक होता है और वापस सॉल्व मतलब जो सही हो जाता है। बट वो सही होने के बाद में थोड़े टाइम पीरियड के बाद में वापस जैसी कंडीशन डायरियल कंडीशन थी वैसे की वैसे फिर से हो जाती है। मीन्स थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के इंटरवल के बाद में फिर से वैसे की वैसी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। पहले शॉर्ट टाइम पीरियड तक रहती है, फिर सही होती है, फिर वापस स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ऐसे जो रिसाइकलिंग मतलब ऐसा सही होने के बाद में वापस हो जाना, फिर वापस सही होना, फिर वापस डायरिया होना, फिर वापस थोड़े टाइम पीरियड बाद में कुछ नहीं होना, फिर वापस उसके अंदर डायरिया हो जाए। तो प्रोग्रेसिव स्टेज के अंदर जो डायरिया का जो रूटीन होता है वो यदि चलता रहता है तो वो डायरिया प्रोग्रेसिव डायरिया के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है, ठीक है। तो दिस द सेकंड क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ द डायरिया दैट इज अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन बेसमेंट। द नेक्स्ट तो क्लासिफिकेशन का अकॉर्डिंग जो थर्ड क्राइटेरिया होता है एज अकॉर्डिंग टू द स्टूल अपीयरेंस, ठीक है। मीन्स जो बेबी का जो स्टूल होता है, ठीक है, मीन्स जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो वो किस टाइप का दिखता है, ठीक है। मतलब जो थर्ड क्राइटेरिया है जो डायरिया को क्लासिफाई करने का टाइप्स के अंदर, तो उसका क्राइटेरिया है थर्ड टाइप का अकॉर्डिंग टू द स्टूल अपीयरेंस। मीन्स को जो बेबी का जो स्टूल है वो हमको कैसा अपीयर होता है, ठीक है। तो उसके बेसमेंट के अंदर भी 3 टाइप्स के अंदर उसको डिवीजन किया गया है, ठीक है। The rice water stool, the pea soup stool and the blood stain stool, ठीक है। मीन्स जो बेबी का डायरियल वाली कंडीशन के अंदर स्टूल को यदि हम देखते हैं मतलब उसको इंस्पेक्शन मतलब उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो यदि चावल का पानी मतलब जैसा जो चावल का पानी होता है तो उस चावल के पानी के जैसा जो डायरिया यदि हमको दिखता है उसका वेस्ट प्रोडक्ट, तो उस कंडीशन के अंदर जो डायरिया होता है उसका रीजन क्या हो सकता है, कॉलेरा। मीन्स कॉलेरा नाम का जो इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन के अंदर डायरिया होता है वो राइस वाटर मतलब चावल के पानी की जैसा डायरिया होता है वो उसका निकलता है, ठीक है। तो राइस वाटर स्टूल के अकॉर्डिंग जो डायरिया होता है वो कॉलेरा वाले कंडीशन के अंदर अराइज होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द पी सूप
स्टूल, ठीक है। पी सूप स्टूल का मतलब जो मटर का जो दाने का जो सूप बना था, मीन्स मटर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो बेबी का जो स्टूल मतलब जो लिक्विड जो डायरिया निकल रहा है, तो यदि डायरिया का यदि अपीयरेंस मतलब डायरिया है वो ग्रीन कलर का यदि हमको दिखता है, ठीक है, तो वो ऐसी कंडीशन दिखाई देती है टाइफॉइड इन्फेक्शन। मतलब बेबी को यदि टाइफॉइड यदि हो जाता है तो उसके अंदर डायरिया होता है, तो उस डायरियल कंडीशन के अंदर जो ग्रीन कलर का जो स्टूल मीन्स पी मतलब जो मटर के दाने का जो सूप बनता है उसके जैसा यदि अपीयरेंस उसका होता है, तो इस कंडीशन को जो पी सूप स्टूल के नाम जो उसके अंदर डिवीजन किया गया है। देन नेक्स्ट वन द थर्ड टाइप ब्लड स्टेन्ड स्टूल, ठीक है। ब्लड स्टेन्ड स्टूल का मतलब होता है कि उस डायरियल कंडीशन के अंदर जो स्टूल होता है तो उसके साथ में ब्लड भी उसके अंदर अवेलेबल, मतलब डायरिया के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ में ब्लड का जो अमाउंट होता है यदि अवेलेबल होता है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि डिसेंट्री टाइप का जो डायरिया या फिर जो फंगल इन्फेक्शन मतलब फंगल इन्फेक्शन की वजह से ये जो डायरिया हो रहा है तो उसके साथ में जो स्टूल के साथ में ब्लड अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये थर्ड क्राइटेरिया था डायरिया का क्लासिफिकेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू द स्टूल अपीयरेंस। The next, as according to the dehydration type, the third classification criteria of the diarrhea as according to the dehydration type, ठीक है, मीन्स जो डिहाइड्रेशन का कंडीशन मीन्स डायरिया वाली कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, तो इस कंडीशन की वजह से बॉडी के अंदर फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम डिहाइड्रेशन के नाम से जाना जाता है। मतलब बॉडी के अंदर से फ्लूइड का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है तो उस स्टेट को हम डिहाइड्रेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस डिहाइड्रेशन की कंडीशन को अकॉर्डिंग बेस के ऊपर उसको डिवीजन किया गया है डायरिया को 3 सब टाइप्स के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट वन द आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन डायरिया, ठीक है, मीन्स आइसोटोनिक टाइप का जो डिहाइड्रेशन डायरिया की वजह से होता है, मीन्स डायरिया की वजह से जो डिहाइड्रेशन होता है वो आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक का मतलब कि बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स जो मिनरल्स वगैरह होता है वो भी लॉस होता है और फ्लूइड भी उसके अंदर लॉस होता है, मतलब दोनों इक्वल लॉस होते हैं। जो जितना इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है उतना का उतना फ्लूइड होता है वो भी लॉस होता है, ठीक है। तो उस टाइप की डायरिया वाली कंडीशन के अंदर डिहाइड्रेशन होगा वो आइसोटोनिक टाइप का होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, ठीक है। हाइपोटोनिक जो डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन डायरिया के अंदर होती है इसका मतलब कि मोर वाटर मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी का लॉस होता है, पर उस डायरिया के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो कम लॉस होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, ठीक है। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन उस डायरिया के अंदर अवेलेबल होती है कि इस कंडीशन के अंदर डायरिया वाली कंडीशन उसके अंदर होती है, पर उसके अंदर पानी का लेवल होगा वो कम होगा, बट जो इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल होता है वो ज्यादा होगा। मतलब पानी का लॉस वो कम हो रहा है बट इलेक्ट्रोलाइट्स और बॉडी के जो मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स हो रहा है उसका लॉस हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। मीन्स मोर इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो मिनरल्स होता है वो ज्यादा लॉस हो रहा है डायरिया के अंदर, बट जो पानी का अमाउंट होता है मतलब वाटर का कंटेंट होता है उसके अंदर कम होता है, ठीक है। तो ऐसी डायरिया जो डिहाइड्रेशन के बेस के ऊपर डायरिया को 3 सब टाइप्स के अंदर इसको डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो हियर्स आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द डायरिया एज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट बेसमेंट। Then next one the after the classification and the types of the diarrhea, the next heading that is sign and symptoms which we notice in the डायरियल कंडीशन। मतलब डायरिया के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो अराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर सबसे पहले तो हमको डायरिया वाली सिचुएशन देखते हैं हमको पता लग सकता है कि उसके अंदर जो स्टूल होगा मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लिक्विड होता है, मतलब लूज स्टूल होता है वो उसके अंदर रहेगा, मतलब लिक्विड टाइप का स्टूल उसके अंदर होगा। डिहाइड्रेशन मीन्स पानी की उसके अंदर कमी होगी, तो पानी का तो लॉस होने की वजह से इनडायरेक्टली पानी की बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी, तो वो डिहाइड्रेशन कंडीशन कहलाती है, ठीक है।
देन नेक्स्ट ड्राई स्किन, मतलब बॉडी के अंदर से फ्लूइड का लॉस होगा तो स्किन होगी वो ड्राई हो जाएगी, मतलब जो इसके अंदर इरिटेशन या फिर जो ड्राईनेस उसके अंदर हो जाएगी। वीकनेस, मतलब बॉडी के अंदर इनडायरेक्टली फ्लूइड का अमाउंट कम होने की वजह से बेबी होगा वो वीक हो जाएगा। उसका मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस, न्यूट्रिएंट्स वगैरह अच्छे से नहीं मिलेंगे तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो इसकी वजह से उसको वीकनेस हो सकती है। ठीक है। देन नेक्स्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने का रीजन कि मैंने दो पार्ट के अंदर डिवीजन किया है। स्टमक के अंदर जो स्टमक जब वाला पार्ट होता है उसके अंदर एसिड का लेवल ज्यादा होता है, तो वॉमिटिंग यदि होती है तो एसिड वाला पार्ट होता है वो बाहर निकलता है। पर इंटेस्टाइन से नीचे वाला जो एरिया होता है वो एल्कलाइन वाला पार्ट, तो इस कंडीशन के अंदर वॉमिट नहीं हो रही है, इसके अंदर डायरिया हो रहा है। तो डायरिया जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है वो बाहर निकल रहा है, तो इंटेस्टाइन वाला जो एरिया होता है वो एल्कलाइन होता है। तो एल्कलाइन वाला जो एरिया मतलब कंटेंट होता है वो बाहर निकल जाएगा, तो बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा एसिड वाला एनवायरनमेंट होगा वो अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन अराइज होती है। ठीक है। देन नेक्स्ट डिप्रेस्ड फंटेनल्स। ठीक है, मीन्स जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, मतलब अभी अभी जो जन्म लिया हुआ जो बेबी होता है, तो उसकी बेबी का जो फंटेनल्स देखते हैं, मतलब जो इसका स्कल वाला यदि पोर्शन यदि हम देखते हैं तो उसका जो स्कल वाले पोर्शन के अंदर जो मतलब जो फंटेनल्स और स्कल बोन होती है वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, उसके अंदर ऐसा स्पेस होता है वो अवेलेबल रहता है, तो इसी स्पेस को हम फंटेनल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये उस फंटेनल्स के अंदर क्या होगा, डिप्रेशन, मतलब उस फंटेनल्स के अंदर खड्डा होगा वो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, मीन्स जो खड्डा इस टाइप का जो खड्डा होता है डिप्रेशन होता है वो उसके अंदर बन जाता है। ठीक है, तो ये खड्डा बनने का रीजन क्या होगा कि उसके अंदर फ्लूइड का इम्बैलेंस होने की वजह से जो फंटेनल्स होता है उसके अंदर खड्डा होता है वो हमको डिप्रेशन होगा वो फील होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट होगा संकन आईज। ठीक है, मतलब आंखें होगी वो अंदर की तरफ ऐसे गई हुई नजर आती है, मतलब बेबी के हम आंखें यदि देखेंगे तो अंदर की तरफ धसी हुई उसके अंदर रहती है, मतलब अंदर चली हुई आंखें होगी वो हमको अपीयरेंस उसके अंदर होता है। ठीक है। हाइपोटेंशन, मतलब बीपी होगी वो लो, मतलब इनडायरेक्टली ब्लड का अमाउंट, ब्लड के अंदर पानी का कंटेंट यदि कम होने की वजह से बीपी होगी वो लो हो जाएगी। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि फ्लूइड होता है वो डायरिया के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और डिक्रीज द टीयर प्रोडक्शन, मतलब जो आंसू का बनना कम हो सकता है, यदि इनडायरेक्टली फ्लूइड लेवल कम होगा तो आंसू होंगे वो भी नहीं बन पाएंगे। Then next one, after the clinical manifestation regarding the diarrhea, then next one the diagnostic evaluation, means कौन से जो laboratory investigation इस डायरियल कंडीशन के अंदर हम करते हैं। ठीक है, तो उसी के अंदर आएगा हिस्ट्री कलेक्शन, मीन्स हिस्ट्री मतलब इससे रिलेटेड एंटीनेटर या फिर जो बर्थ होने के बाद में जो रिपोर्टिंग होती है उसके अंदर हम उसको चेकआउट करते हैं। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, मीन्स उसका हेड टू टो उसका असेसमेंट हम उसके अंदर सिम्टम्स वगैरह नोटिफाई करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट करेंगे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन तो उसके अंदर नहीं है, तो वो ब्लड टेस्ट होता है उसके अंदर हम एप्लीकेबल करते हैं। फिर नेक्स्ट जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मीन्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एबीसी गैस एनालिसिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह हम उसके अंदर आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टमक वाले पोर्शन के अंदर मतलब जीआई ट्रैक्ट के अंदर कुछ अल्ट्रेशन है या नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी, मीन्स जो सोनोग्राफी जो रिपोर्टिंग इमेजेस होता है वो उसके द्वारा हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन मैनेजमेंट, मतलब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने के बाद में डायरियल कंडीशन का मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मेडिकल मैनेजमेंट अवेलेबल है या फिर जो सर्जिकल मैनेजमेंट है इसके अंदर किया जाएगा कि कोई अल्टरनेटिव प्रॉब्लम मतलब होस्ट के अंदर कुछ और प्रॉब्लम है जो सर्जरी के द्वारा ट्रीट की जाती है, तो उस जो दूसरी प्रॉब्लम है मतलब डायरियल कंडीशन नहीं है मतलब कोई दूसरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डायरिया हो रहा है,
तो उस प्रॉब्लम के लिए हम सर्जरी एप्लीकेबल करेंगे। वो प्रॉब्लम यदि सॉल्व हो जाएगी तो इनडायरेक्टली उसकी वजह से जो डायरिया हो रहा है तो वो डायरिया भी उसके अंदर सॉल्व हो सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट एंटी डायरियल जो मेडिसिन मींस जो एंटीबायोटिक्स होती है या फिर जो डायरिया को कम करने के लिए जो दवाई होती है, तो ऐसी मेडिसिन होती है वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल करवाते हैं बेबी को। देन नेक्स्ट इनडायरेक्टली जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो ड्रीप के जो द्वारा जो ड्रीप का जो हम चढ़ाते हैं तो ड्रीप का इन्फ्यूजन करने के द्वारा फ्लूइड होता है वो उसके अंदर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उस इंजेक्शन के द्वारा आईवी रूट के द्वारा हम उसको एप्लीकेबल करवा सकते हैं। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स थेरेपी के द्वारा उसको डायरिया के जो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से डायरिया हो रहा है तो वो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द डायरियल कंडीशन। ओके, देन नेक्स्ट वन द मेडिकल मैनेजमेंट। देन अनदर टाइप आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट जो मेडिकल मैनेजमेंट का जो नर्सेस उसकी केयर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है तो उनकी क्या कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो उसी के अंदर आएगा एनल हाइजीन मीन्स जो एनएस वाला एरिया जहाँ पे ज्यादा जो डायरिया वाली कंडीशन होने की वजह से उस जगह के ऊपर इरिटेशन या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उस एनएस वाला जो एरिया होता है मीन्स जहाँ से स्टूल पास आउट होता है तो उस एरिया के अंदर इरिटेशन वगैरह नहीं हो तो उस एरिया को हाइजीन मेंटेनेंस की जानी चाहिए। डाइटरी मैनेजमेंट मीन्स मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन होने की वजह से उसको हाईली न्यूट्रिटिव जो फूड होता है मीन्स फ्रूट जूस होता है तो सॉफ्ट डाइट होती है, मतलब मेटाबॉलिज्म में यदि प्रॉब्लम है तो ऐसा जो बड़ी मुश्किल से डाइजेस्ट होने वाला जो फूड होता है वो उसको नहीं देना चाहिए। सॉफ्ट डाइट होती है वो उसको प्रोवाइड करवानी चाहिए जो इजीली ज्यादा न्यूट्रिटिव भी हो और वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाए। और फ्रूट होता है, फ्रूट जूस होता है, अगर जो डाइटरी प्रोडक्ट होते हैं जो न्यूट्रिटिव वैल्यू जिनकी ज्यादा हो ऐसे प्रोडक्ट उसको खिलाए जाएंगे। ठीक है, कंफर्ट मेजरमेंट उसको कंफर्ट रेस्ट एंड स्लीप अगर कोई डायरियल कंडीशन की वजह से इरिटेशन वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट टाइम टू टाइम उसको वाइटल साइंस होते हैं उसको चेकआउट करना है, मतलब उसके अंदर वेरिएशंस उसके अंदर आ सकती है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम जो वाइटल साइंस के तो कुछ अल्टरेशंस नहीं हो तो उनका असेसमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट मेंटेन द आईओ चार्ट, मतलब इनपुट आउटपुट जो चार्ट, मतलब कितना फ्लूइड इंटेक ओरली कितना फ्लूइड इंटेक किया फिर आउटपुट कितना गया। ठीक है, मतलब कितना फ्लूइड बॉडी के अंदर लेता है बेबी और कितना बाहर निकलता है। तो ये जो चार्ट होता है कि इतना अंदर गया था और इतना उससे भी ज्यादा यदि आउटपुट निकल रहा है तो बैलेंस होगा वो नहीं हो सकता है। तो जितना बॉडी के अंदर गया है तो उतना वहां पर बाहर जा रहा है या फिर उससे ज्यादा ही बाहर यदि जा रहा है डायरिया वाली कंडीशन के अंदर तो वो बैलेंस करके रखना है। यदि ज्यादा जा रहा है तो उसी हिसाब से हमको इंटेक भी वापस बेबी को करवाना है। ठीक है, वरना बेबी के अंदर फ्लूइड की कमी हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज द डायरियल द एक्वायर्ड अल्ट्रेशन कंडीशन इन द जीआई ट्रैक्ट बिलोंगिंग्स टू द चिल्ड्रंस। इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द अनदर जो GI tract disorder in the next class. Thank you so much.